मैंने सर दोबारा स्क्रीन शेयर करी है, अब एक बार आप वापस से पूछिए। जी, अब एक बार चेक करें। कविता एक बार आप वापस चेक करो। ओके, इट्स वर्किंग नाउ। सॉरी, आप कंटिन्यू करो, है ना? यस सर। तो हमने अभी तक डिस्कस किया कि ए और एन साउंड के हिसाब से कैसे यूज होते हैं, राइट? तो वीव सीन कि जैसे अम्ब्रेला है और यूनिवर्सिटी है, बोथ ऑफ देम स्टार्ट विद एन यू, स्टार्ट विद अ यू, बट अम्ब्रेला में हम एन यूज करते हैं और यूनिवर्सिटी में हम अ यूज करते हैं। दिस इज ओनली एंड ओनली बिकॉज साउंड इन दोनों की ही डिफरेंट है, ठीक है? मूविंग टू द रूल नंबर 2, हम जो हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल्स है यानी कि ए और एन, वो सारी इनडेफिनेट थिंग्स के साथ में यूज करते हैं, सिंगल काउंटेबल नाउन्स के साथ में यूज करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर अ बेगर केम टू माई डोर, आई नीड अ बुक। अब ये कोई सी भी चीज हो सकती है, हम कोई सी भी बुक, अगर हम किसी पर्टिकुलर बुक के बारे में बात करेंगे तो वो डेफिनेट चीज हो जाती है, तब हम वहां पे द यूज करेंगे। बट जब तक हम उस बुक को स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, तो वी नो देर आर अ लॉट ऑफ बुक्स, देर आर अ लॉट ऑफ बेगर्स, कुछ भी हो सकता है। अब सपोज अगर मेरे को यहाँ पे अ की जगह द यूज करना है, तो हाउ विल आई यूज इट इन एन एग्जाम्पल सेंटेंस? तो दैट कैन बी द बेगर विथ द रेड कैप केम टू माई डोर। तो यहाँ पे अब स्पेसिफिक बेगर की बात हो गई कि जिस बेगर ने लाल टोपी पहन रखी थी वो मेरे दरवाजे पे आया था, तो दैट बिकम्स अ डेफिनेट आर्टिकल। बट जब तक वी नो देर आर अ लॉट ऑफ बेगर्स, कोई से भी हमारे घर पे आ सकता है, तो तब तक वी यूज अ बेगर केम टू माई डोर। सेम गोज फॉर द बुक। अब यहाँ पे हम किसी बुक को अगर स्पेसिफिक बोलना चाह रहे हैं कि हाँ मैं उस बुक, आई वॉन्ट दैट पर्टिकुलर बुक, तो आप कैसे एक एग्जाम्पल सेंटेंस में यूज करेंगे? आप फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि जस्ट गिव मी एन एग्जाम्पल सेंटेंस कि आई नीड के साथ में द बुक लगाने के लिए हाउ कैन आई चेंज द सेंटेंस। सो आई विल एक्सपेक्ट कि आप लोग अपने जो चैट सेक्शन है उसमें लिखेंगे 2-3 एग्जाम्पल सेंटेंसेस। आई नीड द बुक ऑफ इंग्लिश, वेरी नाइस। व्हाट एल्स? I need the book that I gave you yesterday. Give me the science book. Very very nice. तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से समझ आ गया है कि कहाँ पे इनडेफिनेट चीज या कॉमन चीज की बात हो रही है और कहाँ पे पर्टिकुलर एक चीज की बात हो रही है। तो आई गॉट योर रिस्पॉन्सेज, थैंक यू वेरी मच फॉर द रिस्पॉन्सेज। अब रूल नंबर 3 क्या है? डेफिनेट आर्टिकल हम कहाँ यूज करते हैं? प्रॉपर नाउन्स के साथ। सिंगुलर नाउन्स एक्सप्रेसिंग अ क्लास, इसका क्या मतलब होता है मैं आपको आगे समझाऊंगी, पर तब तक लेट जस्ट वेट फॉर इट। प्रॉपर नाउन्स, अब हर प्रॉपर नाउन के साथ में भी द यूज नहीं होता है, इस दुनिया में हर चीज के साथ एक्सेप्शंस आते हैं और इंग्लिश इज नॉट एज इजी, बट वी आर ट्राइंग टू मेक इट इजी फॉर यू। तो प्रॉपर नाउन्स के साथ में सपोज द इंडियन ओशन, द हिमालयाज, तो ये है प्रॉपर नाउन्स, मतलब कि ये एक ही चीज है, तो दिस इज वाई वी यूज द, ठीक है? साथ में सिंगुलर नाउन्स एक्सप्रेसिंग अ क्लास, यानी कि द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। अब आप मुझे ये बोलोगे कि हमने यहाँ पे द क्यों यूज किया, हमने डॉग इज अ फेथफुल एनिमल क्यों नहीं बोला? इट इज बिकॉज हम यहाँ पर डॉग एज अ कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, हम सारे डॉग्स को एज अ होल लेके चलेंगे कि जो कुत्ते की प्रजाति होती है वो एक फेथफुल प्रजाति होती है। दैट इज वाई वी हैव यूज्ड द एंड वी हैव नॉट ओमिटेड द फ्रॉम हियर, ठीक है? अगर लेकिन हमें इन जनरल बोलना है तो वी कैन से डॉग्स आर फेथफुल। यहाँ पे द यूज नहीं हो रहा है बिकॉज हम जनरली बोल रहे हैं कि हाँ कुत्ते फेथफुल होते हैं। बट अगर हम डॉग को एज अ एक्सप्रेसिंग अ क्लास, हम यहाँ पे एक क्लास की तरह एक्सप्रेस कर रहे हैं,
तब वी विल से कि द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल. गॉट माई पॉइंट? नाउ मूविंग टू रूल नंबर 4. यहां पे हमें क्या करना है? ओमिशन. अब हमें आर्टिकल्स और डिटरमाइनर से रिलेटेड आपके पास जो जो भी एरर्स में सेंटेंसेस आएंगे, तो कुछ में ऐसा हो सकता है जहां पे आर्टिकल नहीं गिवन है, और कुछ में हो सकता है जहां पे आर्टिकल एक्स्ट्रा दे रखा है, आपको वहां से ओमिट करना है. ओमिट का मतलब होता है डिलीट कर देना, या जो एरर है उसको करेक्ट कर देना. तो ओमिट आर्टिकल्स वेर एवर नॉट नीडेड. ठीक है, ये भी आपको उतने ही अच्छे से पता होना चाहिए जहां पे आपको ये पता है कि कहां कहां पे आर्टिकल्स की जरूरत है. ठीक है, तो बहुत सारे प्रॉपर नाउन्स होते हैं जहां पे आर्टिकल्स नहीं चाहिए होते. नेम्स ऑफ मटीरियल्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. ठीक है, तो सबसे पहला, द दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. इज दिस अ करेक्ट सेंटेंस? आई थिंक यहां पे द की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो द इज रॉन्ग. दिल्ली इज अ प्रॉपर नाउन, तो वी विल नॉट यूज द हियर. नेक्स्ट, द टी ग्रोज इन इंडिया. क्या यहां पे जरूरत है? नहीं. द इज रॉन्ग हियर. ठीक है, इधर भी हमें जरूरत नहीं है टी की. अब यही बात हो रही है नेम्स ऑफ मटीरियल्स. टी इज अ मटीरियल. अब लेकिन अगर मुझे टी के साथ में द यूज करना है, तो हाउ कैन आई एक्सप्लेन इट इन अ स्पेसिफिक सेंटेंस? तो वी कैन से द टी दैट is rich in minerals, the tea that is grown in South India is very rich, yeah, something like that. Yes, Shivani has wrote a very good sentence, the tea of Assam is rich in minerals. Exactly. तो अगर हम किसी स्पेसिफिक चीज की बात करेंगे तो हम द लगाएंगे ही लगाएंगे, बट जनरल tea grows in India, we do not need the here. ठीक है, the love is a natural feeling. क्या हमें यहाँ पे द की जरूरत है? नो. दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो जितने भी नाउन्स एब्स्ट्रैक्ट होते हैं वहां पे भी हमें द की जरूरत नहीं होती है. ठीक है, तो ऑल दीज सेंटेंसेस विल नॉट यूज द या कोई भी आर्टिकल बिफोर देम. लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स, जो कि एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कॉमन होता है, वो होता है, अब ये दो सेंटेंसेस हैं, आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे. वी विल डिस्कस इट वेरी थरली, देन वी विल कम बैक, और इससे आपको झट से समझ आ जाएगा कि व्हाट इज द रूल. ठीक है, तो व्हाट इज द सेंटेंस? द फर्स्ट एंड द सेकेंड चैप्टर आर वेरी डिफिकल्ट. सेकेंड सेंटेंस, द फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर्स आर वेरी डिफिकल्ट. अब इन दोनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है? आई वॉन्ट योर आंसर्स फटाफट से इन द चैट सेक्शन. The is used before second chapter too. Okay. Second wrong है? नहीं. नहीं. Okay. दोनों ही sentences सही हैं. Exactly what I was trying to tell you all. दोनों ही sentences अपनी अपनी जगह पर सही हैं. पर क्या डिफरेंस है दोनों में? पहले सेंटेंस में द फर्स्ट एंड द सेकेंड चैप्टर आर वेरी डिफिकल्ट. इसके अंदर दो अलग अलग चैप्टर्स की बात हो रही है, एंड दोनों का दो अलग अलग चैप्टर्स की बात हो रही है, एंड साथ में इट इज सेइंग कि जो दोनों अलग अलग चैप्टर्स हैं वो बहुत डिफिकल्ट हैं. द फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर्स आर वेरी डिफिकल्ट, वी आर यूजिंग इट एज वन सिंगल एंटिटी. हमें पहले सेंटेंस में ये आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या जो सेंटेंस है दैट इज टॉकिंग अबाउट वन सिंगल थिंग, या द सेंटेंस इज टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट थिंग्स एंटायरली. अगर दो चीजों की बात हो रही है तो हम दोनों से पहले द लगाएंगे, लेकिन अगर एक ही चीज की बात हो रही है तो हम सिर्फ पहले उसके बाद में ही सेंटेंस द आर्टिकल यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, शी इज वेयरिंग अ ब्लैक एंड अ व्हाइट साड़ी. अब आप मुझे बताओ, कोई एक ही बार में दो साड़ी पहन सकता है क्या? नहीं पहन सकता है. ठीक है, तो वैसे ही अगर हम यहाँ पे ये लिखें कि शी इज वेयरिंग अ ब्लैक एंड अ व्हाइट साड़ी, तो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग.
शी इज वेयरिंग अ ब्लैक एंड व्हाइट साड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सेकंड अ है दैट विल बी ओमिटेड, ठीक है। इसका ये द करेक्ट सेंटेंस विल बी शी इज वेयरिंग अ ब्लैक एंड व्हाइट साड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि क्या दो अलग अलग चीजों की बात हो रही है, क्या सिंगल चीज की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल एक और सेंटेंस मैं आपको बोलूंगी, आप ध्यान से सुनेंगे एंड मुझे बताएंगे कि इस सेंटेंस में कुछ सही, इज दिस करेक्ट और इज दिस नॉट करेक्ट, ठीक है। सो द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट आर विजिटिंग द टाउन टुडे, क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? यस, एब्सोल्युटली दिस सेंटेंस इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग लोगों की बात हो रही है, द प्राइम मिनिस्टर अलग और द प्रेसिडेंट अलग, ये दोनों ही लोग टाउन में आ रहे हैं। बट अगर मैं यहाँ पे ये बोलूं द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी इज ऑन अ विजिट टू द टाउन टुडे, तो क्या ये करेक्ट सेंटेंस है? यस, इट इज करेक्ट बिकॉज दोनों ही पार्टी के एक ही बंदा हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट अगर हम एक ही एंटिटी ले रहे हैं, वन पर्सन होल्डिंग टू पोस्ट, तो इस सेंस में ये सेंटेंस करेक्ट है। तो क्या आपको मेरा रूल 5 समझ आ गया है कि अगर हम दो अलग अलग चीजों की बात करें, हमें सेंटेंस ढंग से पढ़ के ढंग से समझना होगा। अगर हम दो अलग अलग चीजों की बात कर रहे हैं तो वी विल यूज द आर्टिकल ट्वाइस, बट अगर हम एक ही चीज की बात कर रहे हैं तो वी विल यूज द आर्टिकल जस्ट बिफोर द फर्स्ट एडजेक्टिव और एडवर्ब और वॉट एवर इट इज, या नाउन फ्रेज वॉट एवर इट इज, और सेकेंड वाले के बाद में वी विल नॉट यूज इट, करेक्ट। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज प्रेपोजिशंस, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कुछ तो एग्जाम्पल्स दिए हैं जो प्रेपोजिशंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एंड जो कि विल हेल्प यू अ लॉट ड्यूरिंग द एग्जाम्स। इसमें से आपको कुछ भी अगर क्वेश्चन में आए तो यू कैन वेरी इजीली आंसर दोज, आपको इसमें पता लग जाएगा कि इनके साथ में यही यूज होता है, ठीक है। तो सबसे पहला वर्ड, एक तो आपको ये बात याद रखनी है कि जो सिनोनिम्स होते हैं ना, मोस्टली दे यूज सेम प्रेपोजिशंस। अब जो वर्ड्स हैं सकम्ब, यील्ड, सरेंडर, स्टूप, ये सब एक तरीके से वही वर्ड्स होते हैं कि आत्मसमर्पण कर देना। सकम टू डेथ, सकम टू कोविड-19, सकम टू कैंसर, या यील्ड टू प्रेशर, यील्ड टू डिमांड्स, सरेंडर टू एनिमी, स्टूप टू एनी लेवल, ये सब होता है एक तरीके से गिर जाना, झुक जाना, आत्मसमर्पण कर देना। दीज आर ऑल सिनोनिम्स इन वन और द अदर वे। इन सबके साथ क्या यूज होता है? दे ऑल यूज टू विद देम, ठीक है। तो ये हम याद रखेंगे कि इन सब के साथ में यूज होता है टू, ठीक है। नेक्स्ट सेट ऑफ सिनोनिम्स आर बिसेट, इन्फेस्टेड, स्वॉर्म्ड। इन सब का एक तरीके से मतलब होता है भरे हुए, फुल ऑफ, ठीक है। बिसेट यूज होता है बिसेट विद डायमंड्स, यानी कि दिस ज्वेलरी सेट इज बिसेट विद डायमंड्स। इन्फेस्टेड, इन्फेस्टेड के साथ यूज होता है इन्फेस्टेड विद लिजर्ड्स, इन्फेस्टेड विद माइट्स, इन्फेस्टेड विद टर्माइट्स। कोई भी चीज अगर उससे भर जाती है, तो किसी भी चीज से इन्फेक्ट हो जाती है तो उसको हम इन्फेस्टेड बोलते हैं। स्वॉर्म्ड यानी कि कोई अगर बहुत ही बिजी है इंसान तो वी विल यूज दैट दिस पर्सन इज स्वॉर्म्ड विद वर्क, ठीक है। तो दीज आर ऑल काइंड ऑफ सिनोनिम्स, इनके साथ में यूज होता है विथ। तो हम ये याद रखेंगे कि दीज आर द प्रेपोजिशंस दैट यूज विथ देम, ठीक है। अब दो सेम दिखने वाले वर्ड्स जो अलग अलग प्रेपोजिशंस यूज करते हैं, ब्लाइंड इन एंड ब्लाइंड टू। ब्लाइंड इन का मतलब होता है कि कोई जो एक्चुअल, अ पर्सन हु इज इन लिटरल सेंस ब्लाइंड, ही इज ब्लाइंड इन द राइट आई। दिस पर्सन डज नॉट सी विद द राइट आई, कि हाँ भाई ये जो बंदा है ये राइट वाली आंख से अंधा है। ब्लाइंड टू किधर यूज होता है? वी आर ब्लाइंड टू सोशल इवल्स। अगर मैं ये बोलूं वी आर ब्लाइंड इन सोशल इवल्स, इज इट अ करेक्ट सेंटेंस? नो, दिस इज नॉट, बिकॉज ब्लाइंड इन का एक्चुअल मतलब होता है जो सही में अंधा है, और ब्लाइंड टू का मतलब होता है जो अपनी आंखें बंद कर ले। वी आर ब्लाइंड टू सोशल इवल्स मतलब आजकल दुनिया में, देश में इतना कुछ बुरा चल रहा है, करप्शन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वी नो अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर गोइंग रॉन्ग, बट हम उसके बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं। तो व्हाट डू वी से? दिस पर्सन इज ब्लाइंड टू सोशल इवल्स, ठीक है।
अब और सिनोनिम्स जो एक जैसे दिखते हैं, कंटेंट, प्लीज्ड, ग्रेटिफाइड, सेटिस्फाइड, दे ऑल यूज विथ देम. आप सब कोई ना कोई एक इनमें से वर्ड उठा के फटाफट से मुझे इनसे एक सेंटेंस बना के बताएंगे कि कंटेंट विथ के साथ व्हाट कैन यू मेक अ सेंटेंस, प्लीज्ड के साथ व्हाट कैन यू मेक अ सेंटेंस, ग्रेटिफाइड के साथ या सेटिस्फाइड के साथ. जस्ट मेक वन सेंटेंस so that I know that you are listening to me and you are understanding it. So I'm waiting for your sentences. I'm satisfied with your service. He was satisfied with his performance. Very nice. Sham is satisfied with his study. Study nahi, studies. Study is a verb and यहाँ पे हम nouns use करेंगे, तो this is why this will become in studies. Sham is satisfied with his studies. I'm content with one job. I am contented. He is satisfied with my friend. Yes, all of you are making very good sentences and good job, guys. So let's move forward. Sixth है हमारा desire, crave, wish, yearn. All these use for. ठीक है? I crave for a cheesecake. या I desire for a big car. Everyone desires for a good life. All these sentences. तो इनके साथ में क्या use होगा? For. On this birthday, I wish for a good, party. Anything. Adapt और accustom के साथ use होता है to. ये कुछ set of prepositions हैं that do not change. आप इनको अपने मन में बिठा लो, आपके लिए आपके for life these will be memorable and आपको हमेशा काम आएंगे ये. इनके साथ यही use होता है. Acquaint, familiarize के साथ use होता है with. Let me acquaint you with my family. Let me familiarize you with the team. ठीक है, तो all this is used with. And fall, decline के साथ होता है in use. ठीक है, इनके साथ में यूज होता है in. अब एक ही वर्ड है, इनके दो अलग अलग मीनिंग कैसे बनते हैं, that I will tell you. Angry with somebody, angry at something. ठीक है, और यही सेम यूज होता है annoyed के साथ. अब let us have some example sentences. अगर मैं बोलूं I am angry with Mohan, is it a correct sentence? Yes. Next sentence. I am angry at his rude behavior. Is it a correct sentence? Yes. आप लोग तो बहुत अच्छे से समझ रहे हो. Very nice. तो angry with somebody आता है और angry at something आता है. अगर मैं किसी पर्सन से गुस्सा हूं तो मैं यूज करूंगी angry with. लेकिन अगर मैं किसी चीज पर या किसी बंदे की किसी हरकत पर या किसी भी I am angry at something तो I will use at. और यही सेम यूज होता है annoyed के साथ. आप फटाफट से मुझे एक सेंटेंस बना के बताएंगे annoyed with का और फटाफट से एक सेंटेंस बना के बताएंगे annoyed at का. फास्ट. I am annoyed with Nisha. Perfectly fine. He is annoyed with his performance. Okay. I am annoyed at his stupid behavior. I am annoyed with my boss. Yes, very nice, very nice. Good, guys. Next, same goes with shout to and shout at. दोनों ही words के साथ में है use shout का. But एक के साथ हम to use करते हैं और एक के साथ हम at use करते हैं. हम to कब use करते हैं? जब हम किसी डिस्टेंस से किसी को बुला रहे होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी वन ऑफ माई फ्रेंड इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस, वो एक रोड की नुक्कड़ पे खड़ी है या ही इज स्टैंडिंग एट अ क्रॉस रोड एंड आई वॉन्ट टू शाउट टू हर एंड कॉल हर, तो आई विल से आई शाउटेड टू माई बेस्ट फ्रेंड टू कॉल हर इन द कार. और अगर मैं किसी पर्सन पे गुस्सा हूं तो मैं क्या बोलूंगी? I shouted at my best friend today because I was annoyed with her. So, do you get my point? क्या आप सबको समझ आया कि मैंने जो एग्जाम्पल्स यूज करे उससे कैसे shout to और shout at यूज होता है?
वेरी नाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्सेज. इंडिफरेंट और एपेथेटिक इन दोनों के साथ में यूज होता है टू. ठीक है, तो दीज वर सम प्रेपोजिशंस जो कि मैंने सोचा कि दीज आर लिस्ट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस जो कि यूज होते हैं, तो दैट इज व्हाई आई पुट देम इन अ लिस्ट फॉर यू. अब ये एक एग्जाम्पल वो है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं. आई हैव नेवर कम डैश एनीवन एज रूड एज हिम. फटाफट से इसका आंसर इन द कमेंट सेक्शन. आई वॉन्ट योर आंसर्स. कम के साथ में क्या यूज होगा? ग्रेट, हिमांशु ने सबसे पहले आंसर दिया एंड दिस इज द करेक्ट आंसर. आई हैव नेवर कम अक्रॉस एनीवन एज रूड एज हिम. नेक्स्ट सेंटेंस, डू नॉट क्राई डैश स्पिल्ड मिल्क. वेरी नाइस, डू नॉट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क. अब सबसे पहले सब मुझे बताएंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है. दिस इज एन ईडियम, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क. इसका क्या मतलब होता है? यस, वेरी नाइस, गुड. तो ऐसे ही पता है, हम ऐसे ही इंग्लिश पढ़ते हैं. अब मुझे कोई भी वर्ड दिखा, अब जैसे अगर आपको सपोज ऊपर जो मैंने प्रेपोजिशंस पढ़ा है उसमें कोई वर्ड दिखा कि स्वॉर्म्ड, इसका मतलब तो मुझे नहीं आता, या सकम्ड, इसका मतलब तो मुझे नहीं आता. फटाफट से हमने देखा, हमने इसी के आगे लिख लिया, और इससे हमें लाइफ लॉन्ग याद रहेगा कि ओ मेरे को उस वक्त ये याद नहीं आया था और मैंने वो लिख लिया था. वैसे ही अगर आज किसी को भी क्लास में इसका मतलब नहीं पता था कि स्पिल्ड मिल्क क्या मतलब होता है, तो नाउ ही और शी विल ऑलवेज रिमेंबर इट कि स्पिल्ड मिल्क का मतलब होता है कि हाँ, हमें कभी भी उस चीज पर रिपेंट नहीं करना है. राइट? तो हम वी रीड या वी स्टडी एनी सब्जेक्ट लाइक दैट ओनली, और हमें इंग्लिश को भी ऐसे ही पढ़ना है. जहां हमें जो भी नया लग रहा है, न्यू लग रहा है, वी विल देन एंड देयर रीड इट एंड डू इट. नेक्स्ट सेंटेंस, ही इंसिस्टेड डैश माई अटेंडिंग द मीटिंग. इसका क्या होगा? Okay, there are a lot of answers. Yes, the correct answer is he insisted on my attending the meeting. ठीक है, तो ये ऐसे ही आपको prepositions practice करने होंगे. इनका कोई भी एक लिमिट नहीं होता है. there is no limit to anything, और ऐसे ही आपको हर बार कुछ ना कुछ अलग अलग ही दिखेगा. तो वैसे ही आपको इनको अलग अलग जो भी आप बुक्स रेफर कर रहे हैं उनमें प्रैक्टिस करते रहें, एंड दिस इज हाउ यू विल गेट ऑन टू द गुड आंसर्स. ठीक है, अब नेक्स्ट इज ओमिशन ऑफ प्रेपोजिशंस फॉर वर्ब्स. हमें नाउन से पहले तो प्रेपोजिशंस नहीं लगाने हैं, बट जब वर्ब्स होते हैं तो वी ओमिट द प्रेपोजिशंस. फॉर एग्जाम्पल, कैसे? ही कंट्रोल्स हर, he has control on her. ठीक है, अब on यहाँ पे preposition है, ये तो आप सबको पता है. हम यहाँ पर क्यों यूज नहीं करेंगे he controls on her? just because controls is a verb, और verb से पहले prepositions नहीं आते हैं. ठीक है, sign the paper, put a signature on the paper. ठीक है, तो यहां पर साइन ऑन द पेपर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि साइन इन इटसेल्फ इज अ वर्ब, एंड ये आपको याद रखना है कि वर्ब से पहले नेवर यूज अ प्रेपोजिशन. ठीक है, तो आप इन दोनों सेंटेंसेस जो मैंने नीचे दे रखे हैं इन रेड, ही एंटर्ड इनटू द क्लास में क्या गलत है, ही विजिट्स टू नैनीताल एवरी ईयर में क्या गलत है, दोनों सेंटेंसेस के एरर फटाफट मुझे बताएंगे जल्दी. He entered the class. Good, Nikita. Next sentence. He visits Nainital every year. Right. अब दोनों में ही आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. Because he entered in itself is a verb. He visits in itself is a verb. तो यहाँ पे ना into की जरूरत है, ना ही इधर to की जरूरत है. ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से अब क्लियर हो गया होगा और आप इसमें कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे. नेवर. ओके, मूविंग फॉरवर्ड. वॉइस, एक्टिव और पैसिव, फटाफट से डिस्कस करते हैं. तो
एक्टिव का क्या मतलब होता है और पैसिव का क्या मतलब होता है? लाइक व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस? एक्टिव के अंदर ना हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा पैसिव के अंदर ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो पैसिव के अंदर हमारा सब्जेक्ट होता है वो एक्टिव के अंदर ऑब्जेक्ट बन जाता है. दिस इज द ओनली एंड ओनली थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर वाइल डूइंग एक्टिव पैसिव. ठीक है, तो इसके अंदर आपको क्या करना होता है? डज ही परचेज अ बुक, डज ही परचेज बुक्स. इसके अंदर आप मुझे फटाफट बताएंगे कि सब्जेक्ट कौन है. हु इज द सब्जेक्ट इन दिस? Yes, he is the subject in the first sentence. पैसिव के अंदर हमने इसको पैसिव में, अभी आप ये मत भूलो, मतलब ये मत सोचो कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं. आई एम जस्ट जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, जस्ट आंसर दैट ओनली. पैसिव में आर बुक्स परचेज्ड बाय हिम, इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया है? व्हाट इज द मेन सब्जेक्ट? परफेक्ट, ये समझ आ गया. अब फर्स्ट सेंटेंस में वापस मुझे बताएंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है. वेरी गुड. सेकेंड सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या बन गया? परफेक्ट, वेरी वेल. तो लेमन लैंग्वेज में जो मैंने आपको जो फर्स्ट सेंटेंस बोला कि एक्टिव के अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव के अंदर ऑब्जेक्ट बन जाता है, और पैसिव के अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो एक्टिव के अंदर ऑब्जेक्ट बन जाता है. दिस इज द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू व्हाइल डूइंग एक्टिव एंड पैसिव. अब दूसरा स्टेप जो मेन होता है वो क्या होता है? हमें समझना है कि सेंटेंस का टेंस क्या है, सेंटेंस किस बारे में बोल रहा है, और सेंटेंस किस डायरेक्शन में लीड कर रहा है हमें. ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस ही एक बार दोबारा देखते हैं. डज ही परचेज बुक्स. तो ये तो अब हमें पता लग गया है कि दिस इज अ क्वेश्चन. ठीक है, इसके अंदर अब हम जो पैसिव में भी करेंगे वो भी क्वेश्चन ही होगा. इसमें ये नहीं हो जाता कि आपका क्वेश्चन आंसर में चेंज हो जाता है या आंसर क्वेश्चन में चेंज हो जाता है, नथिंग लाइक दैट. और हमारा जो टेंसेज हैं दे आर नॉट चेंज्ड, मतलब ऑब्वियसली दे आर, बट जो सेंटेंस का मीनिंग है दैट डजंट चेंज. तो अगर हम फर्स्ट सेंटेंस देखें, डज ही परचेज बुक्स, तो यानी कि इसमें एक्शन क्या हो रहा है कि बुक्स आर परचेज्ड. ठीक है, जो एक्शन है दैट इज दिस. तो नाउ व्हेन वी कन्वर्ट इट, तो हमारा जो एक्शन है वो ही मेन सेंटेंस का पार्ट बनेगा, मेन सब्जेक्ट बनेगा. तो दैट इज व्हाई इट चेंजेस इनटू आर बुक्स परचेज्ड बाय हिम, ही चेंजेस इनटू हिम. सिंपल, राइट? एक्टिव में अब वापस से हम जो सेकंड सेंटेंस है इसके अंदर ही रीड्स अ नॉवल, व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस? फटाफट. और इसका ऑब्जेक्ट क्या है सेंटेंस का? करेक्ट. तो पैसिव जब हम उसे बदलेंगे कि ये इंसान नॉवल पढ़ता है, तो पैसिव में हम उसको क्या कर देंगे? नॉवल इस इंसान के द्वारा पढ़ी गई है. सिंपल. तो उसके अंदर नॉवल विल बिकम द सब्जेक्ट और ही विल बिकम एन ऑब्जेक्ट. तो ये आप इस सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं. और नॉवल इज रेड बाय हिम, दैट इज टोटली करेक्ट. तो दिस विल चेंज इनटू अ नॉवल इज रेड बाय हिम. खत्म बात. एक्टिव थर्ड सेंटेंस, कृतिका इज नॉट चॉपिंग वेजिटेबल्स. तो इसके अंदर हु इज द सब्जेक्ट? कृतिका. परफेक्ट. और ऑब्जेक्ट क्या है? वेजिटेबल्स. वेरी नाइस. तो जब हम पैसिव में बदलेंगे तो हमारी वेजिटेबल्स सबसे पहले उठ के आगे आ जाएंगी और कृतिका जी हमारी सबसे लास्ट में चली जाएंगी. और बीच का जो हमारा टेंस है वो बस उसको हम थोड़ा सा हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे एंड दैट विल कन्वर्ट इनटू पैसिव. तो चॉपिंग वेजिटेबल्स हमारी सबसे पहले आ गई, तो क्या बन जाएगा? वेजिटेबल्स आर नॉट बीइंग चॉप्ड बाय कृतिका. अब मैं आपको चाहूं ना तो मैं आपको ऐसे टेबल के साथ में पढ़ा सकती हूँ. लाइक आई नो कि कौन सा वर्ब कौन से वर्ब में चेंज हो जाता है. V1 ऑलवेज चेंजेस इनटू V3, V1 प्लस ing चेंजेस इनटू being प्लस V3. बट दिस विल बिकम वेरी कंफ्यूजिंग फॉर यू.
जिनको भी अच्छे से पता है ना कि V1 फॉर्म, V2 फॉर्म, V3 फॉर्म क्या होते हैं वर्ब्स के, उनको तो ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा. एंड आई कैन प्रोवाइड यू ऑल दिस टेबल्स बहुत आसानी से. बट at this moment ना, all you have to do is apply your mind properly. एकदम स्मार्ट वर्क करना है और आपको सब आसानी से समझ आ जाएगा एंड यू विल गेट मार्क्स. आई कैन बेट ऑन दैट. ठीक है. तो एक्टिव. अब सेकेंड सेंटेंस, दिशा विल नॉट अरेंज द थिंग्स. इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है? दिशा. सिंपल. तो दिशा जी हमारी सबसे लास्ट में चली जाएंगी जब हम पैसिव सेंटेंस बनाएंगे. विल नॉट अरेंज द थिंग्स. तो अब हमारा इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? द थिंग्स. वेरी सिंपल. तो द थिंग्स हमारा सबसे पहले आ जाएगा जो कि हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा. तो द थिंग्स विल नॉट बी अरेंज्ड एज इट इज नीचे बाय दिशा. कितना इजी है यार, कुछ करने की जरूरत नहीं है एक्टिव पैसिव में, फालतू टेंशन, नथिंग एज दैट. ठीक है. मैं आपको ये सारी टेबल्स दे सकती हूँ एंड आई विल गिव यू दीज टेबल्स. तो ये जैसे सपोज दिस इज सिंपल प्रेजेंट. जो हम सिंपल प्रेजेंट वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनको कैसे चेंज करते हैं. तो जो सब्जेक्ट होता है उसका जो V1 फॉर्म होता है प्लस SES होता है और ऑब्जेक्ट होता है, ये ऐसे गिवन होता है एक्टिव में. फिर सबसे पहले सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है वो सबसे पहले आ जाता है, सब्जेक्ट सबसे लास्ट में चला जाता है. ऑल दिस इज वेरी टेक्निकल एंड ऑल. तो हमें टेक्निकलिटीज में जाने की जरूरत नहीं है बिकॉज हमको पता है कि हम आसानी से ऐसे ही कर लेंगे. ठीक है. तो अब वापस से ये इसको फटाफट कर लेते हैं. वर यू रिसाइटिंग द पोएम. अब इसके अंदर कौन है सब्जेक्ट? यू. सिंपल. और व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? पोएम. परफेक्ट. लेकिन हम क्योंकि ये एक क्वेश्चन है तो हम पोएम के साथ में तो नहीं स्टार्ट कर सकते हैं. तो दैट इज वाई हम पोएम से जो साथ में उसके वर्ब आएगा, वॉज द पोएम बीइंग रिसाइटेड बाय यू. सिंपल. समझ आया? तो जब क्वेश्चन होता है तो हम एज इट इज उससे तो स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट पैसिव में वही रहता है. ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस, एक्टिव. रीना विल सेव मनी. व्हाट इज द सब्जेक्ट एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? फटाफट. रीना इज द सब्जेक्ट, मनी इज द ऑब्जेक्ट. परफेक्ट. तो जैसे ही हमारा मनी जी हमारे जो है लास्ट में वो आ जाएंगे हमारे पहले और रीना जी हमारी आ जाएगी लास्ट में. विल सेव चेंजेस इनटू विल बी सेव्ड एंड मनी विल बी सेव्ड बाय रीना. हाउ इजी इज दैट? लास्ट सेंटेंस, निमेश विल नॉट हैव चेंज द टेबल कवर. इसको आप फटाफट से चेंज करके बताएंगे, मतलब कि इसके अंदर सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है. तो हम यहाँ पे क्या पहुंचा देंगे और इधर क्या पहुंचा देंगे? Nimesh is the subject, yes, and table cover is the object. Perfect. Good. तो आपको एक्टिव और पैसिव भी समझ आ गया होगा एंड दिस इज व्हाट वी डू इन एक्टिव पैसिव. अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर ये एक टेबल है जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के हर जो टेंसेस हैं और जो भी विल का चेंज होता है, वुड का चेंज होता है, कैन का चेंज होता है, कुड का चेंज होता है, ये मैं सबका सब एक ही टेबल में करके ले आई हूँ ताकि सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिल जाए. ठीक है. तो वी विल रीड देम फटाफट और फिर उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस करेंगे एंड उसके बाद फटाफट से सब क्लियर हो जाएगा. ठीक है. तो आई प्ले फुटबॉल, इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो गया? He said that he played football. अब यहाँ पे आप सब बाय डिफॉल्ट मान के चलो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि he said inverted commas I play football. तो then that changes to he said that he played football. अब आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में ये बात हमेशा याद रखनी है कि यहाँ पे कोई भी टेंस हो, अगर प्रेजेंट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, एनीथिंग दैट विल ऑलवेज चेंज इनटू पास्ट फ्यूचर या जो भी फ्यूचर वाला पास्ट वाला फॉर्म होता है किसी भी टेंस का, इट चेंजेस इनटू दैट. ठीक है. यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही है,
लेकिन तब भी जब हम इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं तो इट चेंजेस इनटू ही सेड दैट ही प्लेड फुटबॉल. यहाँ पे आई प्ले फुटबॉल का मैं आई एम सो सॉरी, जस्ट अ सेकेंड. आई प्ले फुटबॉल का इधर ये नहीं होता है कि ही सेड दैट ही प्लेज फुटबॉल. नो, व्हेन चेंज्ड इनटू इनडायरेक्ट स्पीच सारे के सारे टेंसेस चेंज इनटू पास्ट. ठीक है, तो प्ले चेंजेस इनटू प्लेड. तो ही सेड दैट ही प्लेड फुटबॉल. अब आई एम कटिंग अ ट्री, तो इसका क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही वॉज कटिंग अ ट्री. अब एक बात बताओ, अगर मैंने अभी तुमसे कुछ बोला है, सपोज गीता ही है, तो आई एम इम्प्रेस्ड, मैंने आई सेड टू गीता दैट आई एम इम्प्रेस्ड विद योर वर्क. ठीक है, तो व्हाट विल दिस चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच? फटाफट से लिख के बताओ. The sentence is I said to Geeta, I am impressed with your work. तो इसका what will be the changed into indirect speech? एग्जैक्टली, आई वॉज हो गया. ठीक है, क्यों हुआ? क्योंकि मैंने अभी तो तुम्हें ये बोला, लेकिन जब मैं किसी और थर्ड पर्सन को ये बात बताऊंगी तो तब तक तो वो चीज हो चुकी होगी ना. मतलब मैं अभी भी उससे इम्प्रेस्ड हूं ये जरूरी नहीं है ना. आई वॉज वंस इम्प्रेस्ड विद गीता, ये बात है. ठीक है, तो इसीलिए हम जो भी इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे वो सब पास्ट टेंस की ही बातें होंगी. ठीक है, वो कुछ भी प्रेजेंट में नहीं होएगा. तो ये तो गोल्डन रूल आपको याद रखना ही है इनडायरेक्ट स्पीच करते वक्त, कि भले ही प्रेजेंट सिंपल हो, वो बंदा रोज वो काम करता हो, वो बंदा अभी उस वक्त प्रेजेंटली वो काम कर रहा था, लेकिन जब आप उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करोगे तो सब कुछ पास्ट में हो जाएगा. ठीक है, तो आई हैव ईटन फूड, ये वाला देखो जो प्रेजेंट परफेक्ट में है. ही सेड दैट ही हैड ईटन फूड. डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच तो बहुत इजी होता है, मतलब इसके अंदर बस आपको टेंस का पता लगना चाहिए थोड़ा सा, और देन यू हैव मतलब एज इट इज सब कुछ दे रखा है आपको, बस एक तरीके से उसको लिखना है, दूसरे तरीके से घुमा फिरा के, दैट्स ऑल. आई ड्रोव द कार, तो ही सेड दैट ही हैड ड्रिवन अ कार. आई वॉज कमिंग, अब यहाँ पे क्यों आई ड्रोव द कार का ही सेड दैट ही ड्रोव द कार क्यों नहीं होगा? कोई मेरे को बता सकता है? कैन एनीवन टेल मी कि आई ड्रोव द कार का ही सेड दैट ही ड्रोव अ कार क्यों नहीं होगा? यस, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, गुड. तो दिस इज ऑल. ठीक है, आई वॉज कमिंग, तो इसके साथ में क्या हो जाएगा? ही सेड दैट ही हैड बीन कमिंग. आई हैव कम, ही सेड दैट ही हैड बीन कमिंग. ठीक है, अब विल ऑलवेज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में विल चेंजेस इनटू वुड. वुड चेंज मतलब वुड ऑलरेडी ही पास में है तो वुड ही रहता है. कैन चेंजेस इनटू कुड, कुड ही होता है. रेड शुड मतलब माइट ही रहता है. ठीक है, शैल चेंजेस इनटू शुड, ये आपको कुछ बातें याद रखनी है. विल चेंजेस इनटू वुड, कैन चेंजेस इनटू कुड, शैल चेंजेस इनटू शुड. ये सारी बातें कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स होते हैं ना, वो होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के याद रखने के. तो आई विल गो टू द जिम, ही सेड दैट ही वुड गो टू द जिम. आई वुड हेल्प, he said that he would help. I can carry bags, he said that he could carry bags. यहाँ पे ये he said that he can carry bags इसलिए ही नहीं होगा जो मैंने आपको अभी बताया, क्योंकि हम हमेशा पास्ट की ही बात, मतलब जो हम ऑलरेडी सुन चुके हैं वो ही इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करके बताते हैं, तो वो उसको पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर देते हैं. राइट, आई कुड हेल्प, ही सेड दैट ही कुड हेल्प. आई शुड रीड अ बुक, he said that he should read a book. I might go market,
ही सेड दैट ही माइट गो टू द, यहाँ पे टू द मार्केट होगा, आई माइट गो टू द मार्केट, ठीक है, गो मार्केट कुछ नहीं होता, दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट, अब ये है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। मैं एक बार ये जो इनडायरेक्ट स्पीच है इसको हटा देती हूँ, ताकि आप लोग सब इसको कन्वर्ट करके मुझे बताएंगे कि इसको कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। कलरिंग कर रही हूं मैं यहाँ पे, बट चलो कोई नहीं, आप फटाफट फटाफट मुझे बताएंगे कि हर सेंटेंस को कन्वर्ट करके क्या लिखा गया है, ठीक है। इससे एक तरीके से एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी। तो फर्स्ट सेंटेंस, ही सेड आई गो टू स्कूल एवरी डे, फटाफट से मुझे इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करके बताएंगे। ये yes, I want more answers. देखो गीता, एक तो ही टोल्ड दैट ही वेंट स्कूल एवरी डे, आपको कभी भी प्रेपोजिशंस वगैरह कुछ चेंज नहीं करना है सेंटेंस में। अगर गो टू स्कूल लिखा है तो आपको टू तो लगाना ही है, और वैसे भी वेंट स्कूल कुछ नहीं होता, वेंट टू स्कूल, ठीक है। तो यस, यू ऑल डिड इट राइट। अब सिंपल पास्ट, ही सेड आई वेंट टू स्कूल एवरी डे, इसको चेंज करो। He said that he had gone to school every day. He said that he went to school every day. He had been gone to school every day. Oh भाई, इतने सारे अलग अलग आंसर्स। नेक्स्ट सेंटेंस, he said I have gone to school every day. ये जो he had been going लिख रहे हैं ना, ये आपका जब प्रोग्रेसिव, ये जो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव पास्ट प्रोग्रेसिव होता है ना, उसमें यूज होता है। जब तक आई हैव गॉन लिखा हुआ है, वेंट लिखा हुआ है, तब तक आप गॉन ही यूज करोगे, बीन गोइंग पे नहीं आओगे। यू डू नॉट चेंज इट टू दैट, ठीक है। हम हमेशा सेंटेंस से ही क्लूज लेके चलते हैं। वी नेवर डू इट अकॉर्डिंग टू आवर विल, कि नहीं हमारा मन कर रहा है कि ये तो गॉन था, लेकिन हम अपने सेंटेंस में गोइंग कर देते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं चलती है इंग्लिश, ठीक है। हम अगर हमारी सेंटेंस में गॉन गिवन है तो वी विल चेंज इट टू गॉन ओनली, हमें इतना दिमाग ही नहीं लगाना। हैव का हैड कर दिया, गॉन का गॉन ही रखो। अब ये जो है ना नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेड आई एम गोइंग टू स्कूल एवरी डे, दिस विल चेंज इनटू ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू स्कूल एवरी डे। अब यहाँ पे देख रहे हो ना आप कैसे गोइंग गोइंग में बदल गया। हैव गॉन, हैड गॉन, वेंट, हैड गॉन, गो, वेंट। इससे आपका एक ये जो सेम सेंटेंसेस है ना, इससे पैटर्न आपको बहुत अच्छे से पता लग जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट सेंटेंस, ये जो पास्ट प्रोग्रेसिव है, ही सेड आई वॉज गोइंग टू स्कूल एवरी डे, इसका बता दो क्या होगा। सब सही बताओगे अब। यस, फर्स्ट राइट आंसर, सेकंड राइट आंसर। बताओ बताओ जल्दी आंसर्स दो, मेरे को सही आंसर्स चाहिए। गुड गुड गुड, यस। तो ही सेड दैट ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल एवरी डे, परफेक्ट। अब नेक्स्ट, ही सेड आई विल गो टू स्कूल एवरी डे, अब इसका सही आंसर बता दो। बहुत बढ़िया, हिमांशु बहुत ही अच्छा कर रहे हैं।
वेरी नाइस. अब देखो, जिसने ये वापस से लिखा है ना, ही वुड बी गोइंग, क्यों क्यों ही वुड बी गोइंग? जब ऑलरेडी हमने सेंटेंस में देख लिया कि भाई गो लिखा हुआ है, विल गो, हमें गोइंग करना ही नहीं है. अभी समझाया मैंने. जब नेक्स्ट में आएगा ना आई एम गोइंग, तब करेंगे गोइंग. तब तक जब तक गो कर रहे हैं ना वो, तब तक गो ही करो, इतना सोचना ही नहीं. He said that he would go to school every day. Simple. ठीक है. अब नेक्स्ट, he said I am going to school every day. इसका कर दो चेंज जल्दी. करेक्ट. He said that he was going to school every day. Perfect. अब नेक्स्ट, लास्ट इनके दो फॉर्म्स बचे हैं शायद. और is the screen visible to all? Okay. Next, he said do you go to school every day? जल्दी बताओ जल्दी. He asked if I went to school every day. Okay. Good, good, good. Next sentence. He said, where do you go to school? Perfect. Last sentence. Imperative. He said, go to school every day. He ordered me to go to school every day. Okay. He told to go to school every day. He told me. एक तो वैसे हाँ, वैसे भी सही है. He ordered me to go to school every day. Okay. He said to go to school every day. ठीक है. तो अभी हमने आज क्या क्या किया? डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच किया, एक्टिव पैसिव किया, प्रेपोजिशंस किया, आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स किया, एंड हम ऑलरेडी अनसीन पैसेज कॉम्प्रिहेंशन कैसे अटेंड करना है वो कर चुके हैं. ट्रांसलेशन तो नहीं किया है, बट आई थिंक ये तो आप प्रैक्टिस से ही करोगे. प्रेसी राइटिंग कर चुके हैं, पैराग्राफ राइटिंग कर चुके हैं, इलेबोरेशन कर चुके हैं, लेटर राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग कर चुके हैं. तो आई थिंक वी कवर्ड अ होल लॉट ऑफ सिलेबस अब तक. एंड और आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो. आई हैव सीन ऑल योर रिस्पॉन्सेज एंड आई एम रियली रियली इम्प्रेस्ड. एंड आप सबका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स था. आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप अभी पूछ सकते हैं मुझसे. एंड आई वुड रियली रियली लाइक टू नो कि आपको सेशन कैसा लगा आज का. एंड वॉज इट हेल्पफुल फॉर यू? और
जितने भी सारे प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो सब यूट्यूब पर अपलोडेड हैं, फंडा बॉक्स के ही यूट्यूब चैनल पर। यस, जो सेंटेंस है गीता, दिस इज रॉन्ग, ही आस्क्ड वेयर डिड आई गो टू स्कूल इज नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट। थैंक यू सो मच निकिता। ऑर्डर्ड और एडवाइज्ड वाले ये जो एग्जाम्पल्स होते हैं ना योगिता, तो इट इज लाइक कि जो आपका क्वेश्चन, जो सेंटेंस का टोन है, आपको उससे समझना पड़ेगा एक तरीके से। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आई सेड टू योगिता गो टू स्कूल एवरी डे, ठीक है। तो दिस इज अ जनरल सेंटेंस, ये कोई आपको एडवाइस भी कर सकता है, आपके पेरेंट्स आपको ऑर्डर भी कर सकते हैं। बट अगर मैं ये बोलूं कि द कमांडेंट सेड बी इन लाइन, तो कैन इट बी एन एडवाइस? क्या ये एक एडवाइस होगी या एक ऑर्डर होगा? ऑफ कोर्स इट्स एन ऑर्डर। तो आपको वैसे ही सेंटेंस में ही पता होना चाहिए, आपको सेंटेंस से ही क्लू मिलना चाहिए कि इज दिस एन ऑर्डर फॉर मी या इज दिस एन एडवाइस फॉर द पर्सन। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल कि द टीचर सेड यू शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, तो इज दिस एन एडवाइस और इज दिस एन ऑर्डर? Of course, this is an advice. Advice with a C. C. Advice with an S is an verb. आपको डिफरेंस पता होना चाहिए इन सब में भी, ये भी हमारे सिलेबस में है। वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड और मिसयूज्ड, तो आपको ये सब पता होना चाहिए कि कौन कौन से वर्ड्स हैं। प्रैक्टिस विद अ सी, प्रैक्टिस विद एन एस, ये सब का क्या डिफरेंस होता है। एडवाइस विद अ सी, एडवाइस विद एन एस, आपको ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। तो दिस विल हेल्प यू अ लॉट। जो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स है, फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स हैं, ये सब आपको पढ़ने से ही आएगा। इसका मैं आपको 1000 फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स भी दे दूंगी ना, तो वो 1000 एक बार पूछ लेंगे, तो फिर आप लोग मुझे ब्लेम करोगे कि मैंने नहीं पढ़ाया, ठीक है। तो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, ये सब वी हैव टू इम्बाइब इन अस, कि हमें कंटिन्यूस प्रैक्टिस, कंटिन्यूस रीडिंग से ही ये सब पता होगा, ठीक है। एग्जैक्टली लाइक अप्राइज और अप्रेज, एक का मतलब होता है प्रेज करना, एक का मतलब होता है किसी को किसी चीज से इन्फॉर्म करना। तो ये सब आपको पढ़ना होगा, ये सब आपको खुद से देखना होगा कि किसका क्या मीनिंग है, ओके। एंड आई होप यू ऑल एंजॉय टुडे सेशन एंड थैंक यू सो मच। ओवर टू यू आमिर। हेलो। हेलो एवरीवन, आई होप कि आप आज का जो सेशन है स्मृति जी ने बहुत अच्छे से लिया और वो आप सभी को पसंद भी आया होगा और आपको बहुत सारी चीजें क्लियर भी हुई होंगी। तो इसी तरीके से आप में से किसी को कुछ कहना है सेशन के बारे में, इफ यू वांट टू शेयर समथिंग यू कैन। उसके बाद फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट सेशन है वो वी विल स्टार्ट एट 9 PM टुडे। किसी को कुछ कहना है? ओके, तो थैंक यू स्मृति, आपने बहुत अच्छे से आज बहुत सारी चीज एक्सप्लेन की एंड आई होप कि इसका जो फायदा है वो एग्जाम में सबको मिलेगा। तो आप कुछ प्रैक्टिस शीट्स जो हैं वो भी इनके साथ शेयर कर दीजिएगा सो दैट ये लोग उसको रिवाइज और रिपीट करते हैं। आपने जो पुराने जो सेशंस लिए हैं और प्रैक्टिस शीट्स जो है ना, वो इधर यस एक सर, क्लब श्योर करके सर। उनको एक क्लब करके उसको एक साथ ही अपन शेयर कर देंगे यहाँ पे, यस ठीक है। सर, चलिए, ठीक थैंक है यू, सर। थैंक यू थैंक यू एवरीवन फॉर सो मच। ज्वाइनिंग अस। या
थैंक यू एवरीवन। मैनेजमेंट की क्लास के लिए फिर मिलते हैं रात को 9 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।